नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में महागठबंधन को झटका, अलग हुई समाजवादी पार्टी। मुलायम को मनाने में जुटी जेडीयू। बीजेपी ने कहा मौका परस्त था गठबंधन। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर गतिरोध बढ़ा। पूर्व सैनिकों ने कहा नहीं मानेंगे एक तरफा फैसला, सरकार पर ठोस प्रस्ताव न देने का आरोप। भगोड़े अपराधियों को ढूंढने में मदद करेगा यूएई। विदेश मंत्रालय ने सौंपी सूची। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार का कहर। पीलीभीत समेत कई जिले चपेट में। राज्य में अब तक 139 बच्चों की मौत। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाक को भारत की खरी खरी। कहा कश्मीर में चुनी हुई सरकार, सीमा पार से फिर हुई फायरिंग। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए आज इस महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्य में अब अलग चुनाव लड़ने की बात कही। बीजेपी ने महागठबंधन को अवसरवादी बताया, लेकिन इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव मुलायम सिंह को मनाने के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पहुंचे। पहले एनसीपी और अब समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन को झटका दे दिया है। लखनऊ में गुरुवार को हुई समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ कि पार्टी अब बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। वहां के बड़े घटक दल हैं, उनका ये कर्तव्य बनता था कि सीटों पर फैसला करने से पहले पार्टी के विभिन्न पार्टियों से बात करते। समाजवादी पार्टी को ये जानकारी टेलीविजन और आप लोगों के कृपा से मिली, किसी से बात नहीं हुई। ये किसी भी गठबंधन धर्म के अनुकूल बात नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी ने इससे अपने आप को अपमानित महसूस किया। हालांकि 4 दिन पहले ही पटना में हुई स्वाभिमान रैली में महागठबंधन के चारों दलों के नेता एक मंच पर नजर आए थे। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का कहना है कि वो अभी भी मुलायम सिंह यादव को मना लेंगे। हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं भाई मुलायम सिंह जी, तो मेरी उनसे बात होनी है। एक बार हुई है, फिर मैं करूंगा, लेकिन इतना पक्का और मुकम्मल कहता हूं कि इस मामले को हम सलटाएंगे और सुलझा लेंगे। I think Mulayam Singh Yadav ji will rethink and he also will join the fight of other secular parties to defeat the BJP. तकलीफ है, अफसोस है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन बिहार की जनता से मेरा अपील है और देशवासियों लोगों से अपील है हमारा कि बिल्कुल सांप्रदायिक ताकतों को पराजित करने में जिस तरह से एकजुटता दिखाया और बिहार के लोगों का और खास करके जो लालू यादव की जो जनता है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षवादी जनता, वो बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग है। महागठबंधन में टूट ने बीजेपी को वार करने का मौका दे दिया है। तो उनको अंदाजा हो गया है कि भागलपुर की रैली, सहरसा की रैली, मुजफ्फरपुर की रैली, गया की रैली का कामयाब होना और गांधी मैदान की रैली के फ्लॉप होने के बाद मुलायम सिंह यादव जी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, धीरज की सीमा टूट गई और उन्होंने आज निर्णय किया कि डूबते जहाज में वो बैठेंगे नहीं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के रुख के ही चलते जनता परिवार के दलों का विलय अटक गया था। समाजवादी पार्टी का बेशक राजनीतिक दल के रूप में बिहार में कोई रसूख नहीं है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई महागठबंधन के लिए आसान भी नहीं होगी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में कुछ ही दिनों में चुनावों का ऐलान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में चुनावों से पहले नेताओं की निष्ठाएं बदल रही हैं। महागठबंधन को झटका देते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुनाथ झा ने आज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर है।
और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल दहिया हैं, जो कि आज जो बैठकों का दौर चल रहा है उस पर भी नजर रखे हुए थे। विशाल, साफ तौर पर मैं कहूं कि मुलायम सिंह की पार्टी का अलग होना महागठबंधन के लिए खतरे की बात भी है और रणनीतिक तौर पर एक विफलता भी। लेकिन किस तरह की कोशिशें हो रही हैं फिलहाल उनको मनाने को लेकर? देखिए, आपने ठीक कहा। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो रणनीतिक तौर पर इस गठबंधन के लिए एक झटका जरूर साबित हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यानी कि चुनावी राजनीति के तौर पर चुनाव में जो परिणाम आएंगे या चुनाव में इसका किस तरह का असर रहेगा और समाजवादी पार्टी की क्या साख है बिहार में, खासतौर पर क्या राजनीतिक जिसे कहा जाए कि पहुंच लोगों तक है बिहार प्रदेश में, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद कोई बहुत बड़ा झटका इसे नहीं माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक ग्रैंड अलायंस उभर कर आया था, एक महागठबंधन उभर कर आया था जिसमें सभी पार्टियां कह रही थी कि ये एक सेकुलर गठबंधन है और खासतौर पर बीजेपी के मुकाबले इसको जब देखा जा रहा था तो उसमें से एक बड़ी पार्टी का हटना निश्चित रूप से और मुलायम सिंह यादव का जो स्टेचर है नेशनल लेवल पे उसका किस तरह से असर पड़ेगा वो थोड़ी सी मुश्किलें जरूर पैदा कर सकता है। जहां तक मान मुनव्वल की बात है तो ऐसी जानकारी आ रही थी कि जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं शरद यादव, उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से आज हुई है। सभी इस गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं यानी कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, सभी के नेताओं की तरफ से आज जो बयान आए उसमें साफ तौर पर यह चीज झलक कर सामने आई कि एक मान मुनव्वल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और शायद कहीं गुंजाइश बाकी है। यानी कि जो 5 सीटें मिली थी उसको लेकर थोड़ा सा खफा लग रहे थे समाजवादी पार्टी के जो आला नेता हैं वो, और वही बात उभर कर सामने आज पार्टी जब बैठक हो रही थी सुबह तो उसके बाद वही बात उभर कर सामने आई। अब किस तरह से उनको मना सकते हैं, क्या 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा होगा। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। और मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं कह रहा था कि रणनीतिक तौर पर अगर मैं कहूं तो एक झटका लगता है आपके परिवार को जहां पर महागठबंधन की बात करूं, क्योंकि बीजेपी ने सीधे हमला बोलना शुरू कर दिया कि जो लोग पहले कहते थे कि अवसरवादी हैं और इस तरह की जो घटनाक्रम है उनकी बातों को बल देते हैं। कविन जी, एक बात कहूं, मैं मानता हूं कि जाहिर है कि हमें बुरा लगा और इसलिए मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं और मेरे तमाम सहयोगी इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो निर्णय सपा ने आज लिया कि हम अलग हो रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ये महज सीटों का चुनाव कविंद्र जी, ये बिहार विधानसभा का अलहदा चुनाव नहीं है, ये कोई भी महज एक और चुनाव नहीं है। हम इस बात को समझ रहे थे। आपको एक छोटी टिप्पणी करूं, कविंद्र जी, राष्ट्रीय जनता दल 170 सीटों से नीचे कभी नहीं लड़ा आज तक अपने जन्म से, और जदयू भी नहीं लड़ी जब से उनका जन्म हुआ। लेकिन ये चुनाव हम लोगों के लिए सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं था। दक्षिणपंथी नव उदारवादी कोलाहल के दौर में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक व्यापक गोलबंदी की कोशिश की है और वो कोशिश बिहार के माध्यम से मुल्क को संदेश देने की थी। हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हुई हों विमर्श में, बातचीत में, लेकिन हमने लगातार ये बात कही है कि मुलायम सिंह जी को और सपा को ये समझना होगा कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। 1.5 वर्षों में कम से कम 69% ऐसी जनता जिन्होंने मोदी जी के पक्ष में मत नहीं डाला था, उनको एक भरोसे का दीप उनको चाहिए। उनको लगे कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, उनको ये भी लगे कि विकास का कोई और मॉडल हो सकता है, उनको ये भी लगे कि संविधान से मुल्क चलेगा न कि संघ के विधान से। तो मैं समझता हूं कि मेरी गुजारिश होगी समाजवादी पार्टी से, अभी भी हो सकता है हमसे गलतियां हुई हों प्रक्रियाओं में, लेकिन हमें मुआफ करते हुए आप इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का अगर चुनाव होता तो हम भी कहते हैं हम 150 सीटों पर लड़ेंगे, जदयू भी कहती है हम 150 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन मनोज जी, सबने त्याग किया। जिस तरीके के हालात हैं, पहले एनसीपी जी, अब समाजवादी पार्टी, और एक और खबर आ रही कि आपकी पार्टी के भी एक वरिष्ठ जो नेता उन्होंने पार्टी छोड़ एसपी का दामन थामा है। क्या मैं ये कहूं कि जिस तरीके से आप लोग ताना बाना बुन रहे थे, एक बड़े गठबंधन तमाम साथियों को एक साथ खड़ा कर वोटों के बंटवारे को रोकने की जो कोशिश थी, उसमें कहीं पलीता लगता दिख रहा है, उसको कहीं एक झटका लगता दिख रहा है?
बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी आश्वस्त हूं इस बात से। देखिए, ये चुनाव बिहार की आवाम ने मन बना लिया है। दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो दक्षिणपंथी नवउदारवाद का पक्ष है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। दूसरा पक्ष है जिसमें राजद, जदयू है और हमने नीतीश जी को अपना नेता माना है। ये दो पक्षों के चुनाव है और बीच में किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं, हो सकता है कि इसमें पारिस्थितिक गलतियां हुई हों, टैक्टिकल मिस्टेक्स हुए हों, लेकिन चाहे एनसीपी हो चाहे सपा हो, उनको ये सोचना होगा कि ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इसको सिर्फ हम अगर सीटों के आकलन पे 2, 3, 5 में रख देंगे तो हम एक बेहतर संदेश लोगों तक नहीं भेज रहे हैं। हमारी पार्टी से एक व्यक्ति के, हमारे एक पूर्व सांसद के छोड़े जाने की आपने बात की, मैं एक छोटी टिप्पणी करूं। लालू जी बीते 25 वर्षों से वो उनके सहयोगी रहे थे, चुनाव हारते थे फिर भी उनमें भरोसा जताते हुए उनको टिकट देते थे। अगर वो कहते हैं कि लालू जी अहंकार से भर गए हैं, तो मेरा मानना है कि ये टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो चुनाव हारे तो पिछली बार से अंतर ज्यादा रहा, लेकिन अपने एसोसिएशन को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने उनको मौका दिया। चलिए मनोज जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से पूरे परिवार को एक करने की कोशिशें आप लोग कर रहे थे और उस परिवार के मुखिया, जिसके मैं कहूं कि छाते के नीचे आप लोग खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, अगर वही नाराज हो गए हैं तो फिर क्या परिवार की एकता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है? अब कविंद्र जी, मैं एक बात बताऊं, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। सुबह से हम लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। हम परेशान इस बात से हैं कि हम सिर्फ बिहार का चुनाव लड़के जीतना नहीं चाहते थे, बिहार के माध्यम से आगे लड़ना चाहते थे और उसमें मुलायम सिंह जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हम परेशान इस बात से हैं कि एक छोटी सी खटास आई है, लेकिन हमें भरोसा इस बात का है कि बीते अधिनायकवाद के खिलाफ भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका मुलायम सिंह जी की थी और आज जो अधिनायकवाद के स्वर और प्रवृत्तियां हैं उसको वो समझेंगे और सीट की गणना और विमर्श को दरकिनार करते हुए साथ आएंगे। ये पूरा पुख्ता यकीन है मुझे। चलिए मनोज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। LOC पर बढ़ता तनाव, कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान अपना रहा है नए नए तरीके। सेना है हर चुनौती के लिए तैयार। देखिए देश देशांतर, युद्ध के लिए तैयार सेना, रात 8:30 बजे। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे के जल्द सुलझने के आसार नहीं दिख रहे। इस मुद्दे पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच गतिरोध बरकरार है। पूर्व सैनिकों ने आज कहा कि उन्होंने सरकार के किसी भी प्रस्ताव को अब तक नहीं माना है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का धरना 81वें दिन भी जारी है। पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सालाना पेंशन समीक्षा और 3% वृद्धि की मांग से जुड़ी खबरों को आधारहीन बताया। न तो हमने 3% इंक्रीमेंट डिमांड ईयरली किया है, न हर महीने किया है, और ये सरासर झूठी खबर है और देश को गुमराह करने के लिए खबर है। पूर्व सैनिकों ने साफ किया कि अभी तक उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। अगर सरकार एक तरफा तरीके से इसकी घोषणा करती है तो वो इसे मंजूर नहीं करेंगे। अगर लागू करते हैं और वो सही नहीं है तो क्या हम उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे, हम अपनी मुहिम को और तेज करेंगे। खबर आई थी कि सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन के फॉर्मूले को लेकर सहमति बन गई और पूर्व सैनिक हर साल की बजाय 2 साल में पेंशन में रिवीजन पर राजी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरएसएस बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक के दूसरे दिन राष्ट्रीय सुरक्षा, जाति जनगणना के आंकड़ों और श्रम सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 दिन की इस बैठक में आरएसएस, सरकार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्थव्यवस्था, कृषि और शिक्षा के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं।
इस बैठक में सत्रों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं और शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आरएसएस और उससे जुड़े 15 प्रमुख संगठनों के करीब 100 वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा कालेधन की जांच कर रही एसआईटी को 7 अक्टूबर तक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बहस के दौरान याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि पी नोट्स के जरिए भारत के शेयर बाजार में 3 लाख करोड़ के कालेधन का निवेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इस बीच स्विट्जरलैंड सरकार ने कर अपराधों की जांच में सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपने कानून में संशोधन की बात कही है। इसे कालेधन की लड़ाई में एक बड़ी मदद के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि दुनिया में मौजूद सभी संघर्षों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आज वैश्विक हिंदू बौद्ध संवाद पहल को संबोधित किया। उन्होंने मध्य पूर्व के देशों में हिंसा और आतंकवाद को दूर करने के लिए बातचीत का सहारा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व एशियाई देशों में जारी हिंसा को विश्व शांति के लिए खतरा करार दिया है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू और बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सीरिया और मध्य पूर्व के देशों में सक्रिय आईएसआईएस तत्वों को आगाह किया। संवाद के महत्व पर जोर देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंसा में लिप्त तत्वों को अपनी मांगे बातचीट के जरिए सामने रखनी चाहिए। नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग एंड द चेंजर्स आर इंक्रीजिंग। व्हाट टुक 100,000 men or prolonged battle can now happen through the click of a button in a span of minutes. प्रधानमंत्री का कहना है कि गैर सरकारी ताकतें दुनिया के बड़े हिस्से पर हिंसा फैलाने में लगी हैं। Intolerant non-state actors now control large territories where they are unleashing barbaric violence on innocent people. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने विमर्श को जलवायु परिवर्तन से बदलकर जलवायु न्याय करने का सुझाव दिया। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत के अलावा जापान, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान जैसे कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात और संवर्धन परिषद के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में ज्यादा निवेश करना चाहिए, तभी अगले 2 दशक में 8% की ऊंची विकास दर को बरकरार रखा जा सकता है। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि भारत चालू वित्त वर्ष में 8 से 8.5% की वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहेगा। Stable tax policies and an expanded growth rate of 8 and 8.5%, which are expected to be achieved in the current fiscal, appears as one of the few bright spots, otherwise gloomy global economy. उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस का कहर बढ़ता जा रहा है। बीमारी के चलते अब मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और परेशान करने वाली बात यह है कि बीते कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि इस बीमारी से जान गंवाने वाले मासूमों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जापानी बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। ताज़ा मामला पीलीभीत जिले में सामने आया है। बीमारी की चपेट में आए 15 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो पहले बुखार था, बुखार के बाद ले आए सदर में, वहाँ भर्ती किए। सदर में भर्ती किए, उसके बाद जो है उसको सर्दी झटका आ गया और झटका करके 2-3 दिन वहाँ ठीक था। फिर वहाँ से बोले कि ले जाओ मेडिकल कॉलेज, तो हम सर्दी वहाँ से भाग करके फिर यहाँ पे आ गए। जापानी बुखार एक जानलेवा बीमारी है जिसका वायरस मानसून में ज्यादा फैलता है। बीते 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, 2011 में 1365 मरीजों में से 94 की मौत हो गई,
2012 में 1765 बच्चे बीमारी की चपेट में आए, जिनमें से 232 मासूमों की जान चली गई। 2013 में बीमारी ने अपना दायरा बढ़ा लिया और 2322 लोग बीमार हो गए और 365 लोगों की मौत हो गई। 2014 में भी इस बीमारी ने 1923 मरीजों को अपनी चपेट में लिया, जिनमें से 432 को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी साल अब तक 670 बच्चे इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 139 की मौत भी हो चुकी है। हर साल ये बीमारी कई मासूमों की जान ले रही है। बावजूद इसके राज्य में अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की काफी कमी है। एक मरीज बेहोश मरीज के इलाज में 3-3, 4-4 डॉक्टर लगते हैं, तभी भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो हमारे पास जब 150-200 बेहोश मरीज रहेंगे तो उनका इलाज एकदम से कैसे होगा? तो इतने लोगों को इलाज करने के लिए किसी भी एक संस्थान में तुरंत व्यवस्था करना मुश्किल है और तुरंत उपचार करना मुश्किल है। प्रशासन इस महामारी पर रोकथाम के तमाम दावे करता है, लेकिन बच्चों की मौत का बढ़ता आंकड़ा इन दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के कंधमाल में साल अप्रैल से जुलाई के बीच 154 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी, जिसमें से 64 का फूलबनी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। उधर कटक के जिला अस्पताल में पिछले 2 हफ्ते में 65 बच्चों की मौत हुई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों का कम वजन, समय पूर्व प्रसव और अस्पतालों में प्रसव न कराना मौत की बड़ी वजह है, लेकिन परिजन आरोप लगाते हैं कि बच्चों की मौत की असल वजह सरकारी अस्पताल में लचर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की है। इससे पहले राज्य के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इस अभियान में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। पिछले 24 घंटे में उत्तरी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये सुरक्षा बलों की दूसरी सफलता है। इससे पहले 23 अगस्त को भी 3 आतंकी मारे गए थे। वहीं बारामूला जिले के राफियाबाद में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की पाकिस्तान की मांग की भारत ने तीखी आलोचना की है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है और ऐसे में ये मांग बेमानी है। न्यूयॉर्क में विश्व स्पीकर सम्मेलन में उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 4थे विश्व स्पीकर सम्मेलन में पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे बेमानी करार दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान सम्मेलन की थीम पर बात नहीं कर रहा, बल्कि द्विपक्षीय मुद्दे उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को चुना है। पाकिस्तान जमीनी स्तर की सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रहा है। जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के लिए मुद्दा ही नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के कार्यवाहक स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने अपने भाषण में ये मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसी महीने बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की बैठक होने वाली है। इधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की सरहदों पर मासूम शहरियों का खून बहाने की कार्रवाइयां सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। हालांकि जल्द ही इसका जवाब आ गया। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन वो भी आईएसआई के रहमो करम पर जिंदा है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत पहले ही रद्द हो चुकी है। अब दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान 55 बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। इस साल अब तक करीब 250 बार सीमा पार से फायरिंग हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में की गई यूएई की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच अब आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ता दिख रहा है। भारत दौरे पर आए यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत की ओर से देश में वांछित कई अपराधियों की एक सूची यूएई को सौंपी गई। हालांकि सूची में नामों के बारे में अब तक खुलासा नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा, पर्यटन और दूरसंचार सहित 5 समझौतों पर भी सहमति बनी। साथ ही भारत और यूएई व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र और अपराध से निपटने
और आवर्जन जैसे मुद्दों को भी सहयोग के जरिए आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। It was agreed that we will continue with this cooperation. There are certain requests which are pending from our side for extradition, and also certain requests which have been made in terms of interdictions in various fields. So that cooperation will continue. In fact, it will be strengthened in the future. 23 लाख सैनिकों वाली दुनिया की सबसे बड़ी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 3 लाख जवानों की कटौती होगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर विजय की 70वीं सालगिरह के मौके पर इसका ऐलान किया। इस मौके पर चीन की सैन्य ताकत की भी झलक मिली। चीन ने जापान को शिकस्त देने की 70वीं सालगिरह का जश्न 70 तोपों की सलामी के साथ शुरू किया। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर चीन के सैन्य ताकत की शानदार झलक दिखाई दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन्य परेड का मुआयना किया। उन्होंने ऐलान किया कि चीनी सेना में 3 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी। सेना को आधुनिक बनाने और तयशुदा बजट में बेहतर काम करने के मकसद से जवानों की तादाद घटाने का फैसला लिया गया है। पीएलए का सालाना रक्षा बजट $145 अरब है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 80 के दशक तक चीनी सेना में 45 लाख जवान हुआ करते थे। 1985 में इसे घटाकर 30 लाख और बाद में 23 लाख कर दिया गया। अब 3 लाख सैनिकों की कटौती का ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब चीन की सेना के 40 बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छुड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सीबीआई ने मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले के सिलसिले में 6 और एफआईआर दर्ज की हैं। इनका संबंध 2012 और 2013 में सिपाही भर्ती परीक्षा, 2013 में वन रक्षक भर्ती परीक्षा और 2009 के प्री मेडिकल टेस्ट से है। सरकार भारतीय रेलवे की कायापलट करने के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलना चाहती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसी तरह के नए कर लगाने की संभावना से इनकार किया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार पिछले 4 साल में मराठवाड़ा में लागू की गई सभी सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ऋण जुटाने का भी विकल्प है। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एनडीएफबी का एक सेक्शन कमांडर मारा गया। मौके से AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघ में हुए करोड़ों के घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य के 2 खिलाड़ियों की याचिका के बाद यह आदेश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। पिछले हफ्ते एक रैली के दौरान पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सीबीएसई के छात्रों और शिक्षकों से राय ली जाएगी। साल के आखिर तक नई शिक्षा नीति का मसौदा है। यमन की राजधानी में शियाओं की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 28 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। उत्तरी जर्राफ जिले की शिया मस्जिद के अंदर शाम की नमाज के बाद हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। मलेशिया में प्रवासियों से भरी नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार नाव में करीब 70 लोग सवार थे और ये सभी इंडोनेशियाई नागरिक हैं। यूएस ओपन से भारत के लिए अच्छी खबर है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना मिश्रित युगल तथा पुरुष युगल वर्गों में अपने अपने जोड़ीदारों के साथ जीत हासिल करने में सफल रहे।